हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 40 बनाना रहेगा और यही पैटर्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा का भी रहेगा। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 40 बनाना रहेगा। तो इस मॉडल पेपर को आप लोग बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक सॉल्व कीजिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के ज़रूर याद कर लीजिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 89 30 73 04। इस पर आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर किस देश से संबंधित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर किस देश से संबंधित हैं। तो ये फ्रांस से संबंधित हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि एम्पियर किसका एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आर्यभट्ट का संबंध किससे है। तो भारत से है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि पौनों का देश कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पौनों का देश किसे कहते हैं। तो डेनमार्क को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पवन चक्कियों को चलने के लिए हवा का चाल कम से कम कितना होना चाहिए। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होना चाहिए। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं। तो परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसे आपको याद रखना है। और जिस राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं वो सदिश राशि होती है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। तो टेस्ला होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो निकल एवं क्रोमियम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि नाइक्रोम का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो विद्युत हीटर में करते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब आवेश होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि जूल प्रति कूलम्ब किसके बराबर है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जूल प्रति कूलम्ब किसके बराबर होता है। तो ये वोल्ट के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ओम होता है, इसे आपको याद रखना है। और विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो वोल्ट होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि विभवांतर का एसआई मात्रक है। यहाँ पे आपको बताना है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो वोल्ट होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है
कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो वोल्ट मीटर कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो आमीटर कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि शक्ति का एसआई मात्रक है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक उत्तल लेंस कैसा होता है, तो बीच में मोटा होता है और किनारों पे पतला होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, यानी किनारों की अपेक्षा क्या होता है, उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अवतल लेंस का आवर्धन m किसके बराबर होता है, तो v/u के बराबर होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। यहाँ पे आपको बताना है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है, तो F बराबर R/2 होता है, इसे आपको याद रखना है। तो ऐसा तो कोई यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, तो R में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे R हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2 में F से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2F हो जाएगा। तो क्या संबंध होता है, तो R बराबर 2F होता है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में, यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो उत्तल लेंस होता है ये किसका बना होता है, तो ये जिलेटिन का बना होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है, तो रेटिना या दृष्टिपटल पर बनाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है, तो कार्निया वाला भाग दान में दिया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पे आधारित होता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, तो माइकल फैराडे ने किया था, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, तो ओस्टर ने किया था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न
प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, तो यूरेनियम से प्राप्त होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। इसमें से आपको बताना है कि कौन जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तीनों जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो एसिटिक अम्ल कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो नींबू और संतरे में पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं। तो 7 सुर होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है, तो उपचयन की गति धीमी हो जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखिए कॉपर में ऑक्सीजन यहाँ पे जुट रहा है, और जिस भी पदार्थ में ऑक्सीजन जुटता है उसे क्या कहते हैं, तो ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो श्वेत होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सिल्वर क्लोराइड को अगर हम धूप में रख देंगे यानी सूर्य के प्रकाश में रख देंगे तो क्या प्राप्त होता है, तो सिल्वर यानी चांदी प्राप्त होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि समीकरण CaCO3 जब इसको हम ऊष्मा देते हैं तो यहाँ पर देखिए CaO प्लस CO2 में ये क्या होता है, विखंडित हो जाता है। तो पूछ रहा है कि ये किस प्रकार की समीकरण है। तो यहाँ पे देखिए एक पदार्थ क्या हो रहा है, जब इसको हम ऊष्मा दे रहे हैं तो ये टूट के 2 अलग पदार्थ बन जा रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पे कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पे कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो Fe3O4 प्राप्त होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है, तो 7 से 7.8 के बीच करता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का अणु सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बेकिंग पाउडर में कौन सा अम्ल होता है, तो यहाँ पे देखिए टार्टरिक अम्ल होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन आयनिक यौगिक है, तो CaCl2 ये आयनिक यौगिक है, इसे आपको याद रखना है।
यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो गोल्ड यानी सोना नहीं करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसलिए जो गोल्ड होता है यानी जो सोना होता है ये खराब नहीं होता है, और जो गोल्ड होता है यानी जो शुद्ध सोना होता है ये कैसा होता है, तो मुलायम होता है। और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए। 29 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध सोना को हम किस में व्यक्त करते हैं, तो 24 कैरेट में करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि 1 ग्राम सोना से लगभग कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, तो 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है। यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना पाया जाता है, तो लगभग 21% पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक पाया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक पाया जाता है। नाइट्रोजन गैस 78% पाया जाता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है, तो H2SO4 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो बैटरी में अम्ल के रूप में करते हैं यानी एसिड के रूप में करते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है, तो बॉन्ड COOH है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, O3 होता है, और इसमें ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ओजोन परत होता है ये पारावैंगनिक किरणों को छानता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त यानी क्षैतिज पंक्तियां होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो 7 आवर्त होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो वर्गों की संख्या 18 होती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, तो मोसले ने बनाया, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन में बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, तो जाइगोट बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि शुक्राणु कहाँ पे बनता है, तो जो शुक्राणु होता है ये वृषण में बनता है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 2 होती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर।
36 नंबर प्रश्न है कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है, तो जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो जीन होता है ये माता पिता के गुण उनके संतानों में पहुंचाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि मैदानिक पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैदानिक पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन सा है, तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये उत्पादक होते हैं, इसे आपको याद रखना है। और हरे पेड़ पौधे को कौन खाता है, तो ग्रास हॉपर खाता है, नहीं छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो यहाँ पे ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। और यहाँ पे देखिए ग्रास हॉपर को कौन खाता है, तो मेढक खाता है, यानी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को कौन खाता है, तो मेढक खाता है, तो मेढक यहाँ पे द्वितीय उपभोक्ता हो गया। और मेढक को कौन खाता है, तो सर्प यानी सांप खाता है, तो यहाँ पे सांप यहाँ पे तृतीय उपभोक्ता हो गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मैदानिक पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है, तो सर्प यानी सांप है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये उत्पादक होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रक्त लाल किसके कारण से दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण से दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मधुमेह यानी शुगर रोग किसके कमी के कारण से होता है, तो शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी के कारण से होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। यहाँ पे आपको बताना है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो मृतजीवी विधि होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन है। यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्सीजन क्या है, तो ये एक पादप हार्मोन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पादप में वृद्धि हार्मोन कौन कौन से होते हैं, तो ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन्स होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न है कि मानव में डायलिसिस थैली है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव में डायलिसिस थैली कौन सा होता है, तो नेफ्रॉन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पे आपको बताना है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भोजन कब पचता है, तो जब हम श्वसन करते हैं। और श्वसन में किस गैस का उपयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। तो जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन गैस जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। तो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन की अभिक्रिया है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अपचयन क्या होता है, तो अपचयन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो उसे अपचयन कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, तो जाइगोट कहते हैं, लेकिन इसमें जाइगोट कहीं पे नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे कोई नहीं, यानी यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। इसमें से आपको बताना है कि कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो जो पपीता होता है ये एक लिंगी पादप का उदाहरण होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि द्विलिंगी पादप का उदाहरण कौन सा होता है, तो गुलाब होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45
45 नंबर प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, तो कुटपाद के द्वारा पकड़ता है, इसे आपको याद रखना है। और अमीबा में द्विखंडन होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है, तो गंदा जल में पनपता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर का नाम क्या होता है, तो इसे आपको याद रखना है कि मादा एनोफिलिस होता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में पनपते हैं या उत्पन्न होते हैं, तो साफ जल में होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत पाई जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत किस में पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसे समताप मंडल कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और जो ओजोन परत होता है ये पराबैंगनी किरणों को छानने का कार्य करता है। और ओजोन परत को नष्ट कौन सा गैस कर रहा है, तो CFC गैस कर रहा है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन कर रहा है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। इस मॉडल पेपर के 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम और गूगल, तो दोनों में से किसी एक को आपको ओपन कर लेना है, खोल लेना है। जैसे ही आपका यहाँ पे क्रोम या गूगल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए आपको एक सर्च बॉक्स दिखेगा, बस इसमें आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ASK फिर CLASS, यहाँ पे हम आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास। तो बस इसी पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको टेस्ट देना है तो इस टेस्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। और इसमें से कौन सा टेस्ट देना है, देखिए बहुत सारा टेस्ट है, तो इसमें से कौन सा टेस्ट देना है, तो सबसे ऊपर वाला आपको टेस्ट देना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सबसे ऊपर वाले टेस्ट पे, तो हमारा टेस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जैसे ही ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए नीचे आना है आपको, और यहाँ पे देखिए स्टार्ट का बटन दिख रहा है, तो इस स्टार्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए नाम पूछ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे ही नेक्स्ट कीजिएगा तो इस टेस्ट में देखिए 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न का 4 ऑप्शन है, जिसमें से एक सही है। सही वाले टिक क्वेश्चन पे टिक कीजिएगा तो ग्रीन हो जाएगा, गलत कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बिहार का दुर्गम में प्राय गांव कौन सा है, तो भीखन टोला है, तो यहाँ पे टिक करेंगे तो देखिए सही आंसर है, तो ग्रीन हो गया। अब आपको अगला क्वेश्चन लाना है, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि रसखान किसके भक्त थे, तो जो रसखान थे ये भगवान कृष्ण के भक्त थे, लेकिन हम यहाँ पे शिव पे टिक करेंगे तो देखिए गलत हो गया और जो सही आंसर है वो आपको बताएगा। तो ऐसे ही आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड PDF, तो इस डाउनलोड PDF पे आप लोगों को क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारा PDF हम अपलोड कर चुके हैं, बिल्कुल फ्री है, तो यहाँ से आके PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है। और यहाँ पे नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मैट्रिक क्लास 10 क्वेश्चन बैंक, यहाँ पे सभी विषयों का क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं। और यहाँ से आप लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ सकते हैं।
और उसके बाद आपका जो 26 तारीख का परीक्षा होने वाला है, अगर उसका रूटीन अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो ये पोस्ट है इस पर क्लिक करके इसका रूटीन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।